नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, जिसमें मैं बता रहा हूं कि आपको 3.5 साल प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। इसके अलावा आगे चलते हैं, देखते हैं यूपी पीसीएस के लिए एक प्री टाइम बैच लेकर के आई है यूपीएससी हिंदी। जिन भी दोस्तों को अपनी प्रिपरेशन को धार देनी है, जिनको और ज़्यादा उसको पॉलिश करना है अपनी प्रिपरेशन को, बिल्कुल प्री टाइम बैच यूपीपीसीएस का ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप कमेंट भी करते हैं तो भी आपको वहाँ पर सर्व किया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी हिंदी एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपनी टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा धार देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के विषय में चीज़ों को सीखेंगे। और ये लेक्चर बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रेंड्स 2022 यानी कि 2022 इसी वर्ष की पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी अन्य परीक्षा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली है, चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एसएससी का, सीएचएसएल हो, या कोई भी, अगर रेलवेज़ की कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो उसके हों, लेखपाल का हो, जिसमें भी साइंस पूछी जाती है, अगर आप बेसिक से साइंस क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल बेसिक को क्लियर करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर सीरीज है। इसमें हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं ये बिल्कुल आपको दावा नहीं कर रहा हूं कि इस लेक्चर सीरीज को देख करके आप 100% क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, चाहे फिर वो आप घटना चक्र से बनाइए या फिर स्पीडी या कोई भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उससे। ठीक है, आइए देखते हैं। भौतिक विज्ञान हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं मापन, मेजरमेंट जो चैप्टर है। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या मापन में किया जाता है, क्यों मापा जाता है चीज़ों को, ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बल, यानी कि फोर्स। बल क्या होता है? तो बचपन में बहुत सारे डेफिनेशन हम लोगों ने रटी है कि बल एक बाह्य कारक है, एज एक्सटर्नल एलिमेंट, कि किसी वस्तु को या तो परिवर्तन करने का, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन करेगा, या फिर वांट टू चेंज वांट टू चेंज या फिर डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप एक दीवार को पुश करते हैं तो डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, बट यू आर ट्राइंग, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क को बोलते हैं कार्य, पावर को बोलते हैं सामर्थ्य, और एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है ना, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सामर्थ्य होता है, क्या ऊर्जा होती है और क्या कार्य होता है, क्या डिफरेंस है और किस तरीके से अगर निकाले तो यूनिट क्या होती है, वॉट, किलोवाट किस में नापते हैं, ठीक ना, हार्स पावर क्या होता है, ठीक है, अश्वशक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर जूल क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आता है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? देखिए, दो तरह का गुरुत्वाकर्षण होता है। एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण से कंफ्यूज करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी पर लगता है या किसी भी अन्य प्लेनेट पर लगता है। ठीक है, जैसी भी जी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी की वैल्यू जैसी होगी उस प्रकार से, जैसे हम लोग बेसिकली चंद्रमा के लिए पढ़ते हैं कि जी जो होता है वहाँ पर G/6 होता है, यानी कि यहाँ का 1/6 होता है। यहाँ का जो जी है उसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं सबके बारे में बताऊंगा, यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं बस एक बेसिक लेकर के चल रहा हूं, अभी सिलेबस में बता रहा हूं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो गुरुत्वीय त्वरण है जी। ये जो जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बेसिकली क्या होता है कि दो बॉडी एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, दो सेलेस्टियल बॉडी यानी कि अंतरिक्षीय पिंड या आकाशीय पिंड एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, जो कि जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वेव एंड साउंड हम लोग पढ़ेंगे। वेव मतलब क्या होता है, जो भी है, और साउंड मतलब क्या होता है, ध्वनि, तरंग। ठीक है, वेव मतलब होता है तरंग, यानी कि तरंग और तरंग गति, या फिर साउंड यानी कि जो भी ध्वनि है वो कैसे चलती है, वेव कैसे चलता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में या पानी, स्थिर पानी में अगर आप एक ढेला फेंकते हो तो क्या चलता है, वेव्स चलती है ना, वेव्स चलती हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए ढेला फेंका तो ऐसे ऐसे वेव्स जो है बढ़ती हुई जाती हैं, प्रोपोगेट करती हैं।
यानी कि ये जो होता है ये आपको वाटर में साफ साफ दिखाई देता है, पानी में साफ साफ दिखाई देता है, परंतु क्या ऐसा ही वायु में भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो हमें दिखता नहीं है। तो शायद यही एक कारण है कि एक एटम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी है, सबसे पहले यहाँ पर आपने ढेला फेंका तो यहाँ अगल बगल में इसके जो अणु हैं, जैसे हर जगह अणु होते हैं, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये कंपन कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इसलिए ये एक तरह से लय में आगे बढ़ रहा है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है ना, श्रृंग और गर्त बनाते हुए, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे। अगर हम लोग साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा कुछ सिमिलर, यही होता है, यही कारण है कि हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऑडिबल होती है क्योंकि हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि शायद जो एयर मीडियम है, मतलब जो वायु है, जो माध्यम का कार्य करता है, वहाँ पर हमें चीज़ें इसी कारण सुनाई देती है क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है, उसे पुश करता है, मतलब पार्टिकल्स कोलाइड, ठीक ना, टू ईच अदर, और फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। और यही शायद यही कारण है कि निर्वात यानी कि जो वैक्यूम होता है, स्पेस जो होता है जहाँ पर वायु नहीं प्रेजेंट होती है, वहाँ पर इसी कारण से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि कोई जब मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, तो जब वो टकराएंगे ही नहीं तो हमारे कर्ण पटल पर, यानी कि जो भी कान का पर्दा है उस पर कैसे फिर वो आघात करेगा, और आघात नहीं करेगा तो फिर सुनाई नहीं देगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को ऊष्मा गतिकी कहते हैं, यानी कि ऊष्मा कैसे फ्लो करती है। हम देखते हैं कि कोई गर्म चीज़ है, उसे हम छूते हैं तो गर्म का अनुभव होता है, ठीक है ना। और अगर उसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे चीज़ से सटा करके रख दिया जाए, सपोज करिए कि आपकी कोई सामान बन रहा है कढ़ाई में, ठीक है, या दूध ही उबल रहा है, तो दूध जब उबल रहा है तो आपने स्टोव जो जलाया है वो तो नीचे से जलाया है ना, जो भी गैस का बर्नर है वो उस, जैसे मैं इसका फोटो बनाता हूँ, मान लीजिए आग तो यहाँ जली हुई है, ठीक, लेकिन अगर आप इसको भी टच करेंगे अपने हाथ से, ठीक है ना, अगर अपने हाथ से टच करेंगे तो आपको जलन, मतलब गर्म का अनुभव होगा, जल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शायद यहाँ जो ऊष्मा आ रही है वो धीरे 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 ट्रेवल कर रही है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर रही है। तो ये संचरण ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हायर से लोअर की ओर होता है, यानी कि उच्च तापमान में अगर एक न्यून तापमान को सटा करके रख दिया जाए तो वो जो है हायर टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर लो होगा और लोअर टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो अधिक तापमान पर वस्तु होगी उसका तापमान धीरे धीरे निम्न तापमान वाली वस्तु से सटा कर रखने पर कम होगा और निम्न तापमान वाली वस्तु का तापमान बढ़ेगा, और ये प्रवाह तब रुकेगा जब दोनों का तापमान इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है? जो भी प्रकाश से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे आपका जो भी अपवर्तन होता है, ठीक है ना, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, या फिर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और TIR पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इन्हीं सब चीज़ों से, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, या फिर मिराज क्यों बनता है, मिराज मतलब मृगमारीचिका क्यों होती है, जैसे सड़क पर, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। पहला मैं समझा रहा हूँ आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि इतनी सारे गैसेस हैं, जब हम ऊपर देखते हैं तो गैसेस की अलग अलग लेयर हैं। सपोज करिए यहाँ आपकी आँख है और आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस की लेयर है। यहाँ पर O2 है, इसी में मतलब यहाँ मान लीजिए O3 है, यहाँ पर कुछ आपका नाइट्रोजन है, कुछ भी कोई भी गैस, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर H2 है, मतलब फिर यहाँ पर O2 है, सॉरी O2 हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आर्गन है या फिर कोई और गैसें हैं, ठीक, CO2 है। तो होता क्या है कि जब आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर कोई तारा है, इसका जो प्रकाश है जो आपके आंखों तक आने वाला है, ये क्या होता है, इन गैसेस से रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट मतलब इसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होने का मतलब कि वो पाथ चेंज कर रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे देखिए चेंज कर रहा है। तो जिस तरह की गैसें पड़ती हैं रास्ते में उस तरह का रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि सारी गैसों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, मैं सब बताऊंगा, अपवर्तनांक गुणांक, फिर उस प्रकार से आपको दिखाई देता है। यानी कि तारे आपको एकदम स्टेडी नहीं दिखाई देते कि हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे चमक रहा है तो चमक ही रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देता है। वो झिलमिल झिलमिल करता है, मतलब एक बार ज़्यादा तेज़ दिखाई देगा, एक बार थोड़ा धीरे दिखाई देगा, मतलब ऐसा कुछ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपवर्तनांक चेंज होता है गैसेस का बीच बीच में। तो जब वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, उनका अपवर्तनांक चेंज है, अपवर्तनांक गुणांक सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, तो आपको जो तारा दिखाई देगा वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद मैं एक चीज़ बताया आपको, मिराज क्या होता है। मिराज
ठीक है। मिराज क्या होता है? मिराज को मृग मारीचिका कहते हैं। मृग मारीचिका क्या होता है? ये माना जाता है कि जैसे जो मृग होता है उसको जब वो कहीं आपके रेगिस्तानी इलाके में रहता है तो उसको हर जगह पानी दिखाई देता है। ठीक है, दूर देखेगा तो पानी दिखाई देता है, दौड़ के जाता है तो पता चलता है पानी नहीं है। ठीक है, फिर दूर देखेगा तो पानी दिखाई देगा। सेम यही सिचुएशन होती है जब कभी आप गर्मी के दिनों में हाईवे पर अपनी बाइक या फोर व्हीलर से जा रहे हो तो आप देखोगे कि दूर आपको कुछ पानी जैसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे पानी गिरा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसी सिचुएशन को मिराज बोलते हैं। ठीक है ना, ये मिराज की सिचुएशन होती है। और टीआईआर भी यही टीआईआर इसका के कारण से ही ऐसा होता है। ठीक है ना, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो बिल्कुल लौटने की स्थिति में होता है, तो टीआईआर की सिचुएशन होती है। यही कारण है कि हीरा चमकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे गोधूली के समय और सूर्यास्त मतलब सूर्य उगने के समय क्यों सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे ऑप्टिक्स में, और उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स आपका फिर बहुत बड़ा चैप्टर है और टिपिकल चैप्टर है। तो हम लोग उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पोर्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देख लेंगे कि किस तरह की चीज़ें आती हैं, उस तरह की चीज़ें हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और देखिए, सबके बस का नहीं होता पढ़ाई करना। ठीक है, तो आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं या मैं ही हूँ, ठीक है ना, आप सारे लोग, हम सब लोग इंटरेस्ट खोजते हैं कि कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें ब्रेन कम खर्चा हो और इंटरेस्ट ज़्यादा रहे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस इंटरेस्ट के चक्कर में मैं आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आपको खुद ये फील होता होगा कि आप शॉर्ट्स देखना शुरू करते होगे ऑफ 30 सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड के शॉर्ट्स देखना शुरू करते होगे यूट्यूब पे, और आप 2-2 3-3 घंटा शॉर्ट्स देखते रह जाते होगे। ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है जो हमारा ब्रेन नहीं कर पा रहा है आज के समय में। सेलफोन ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है कि आप कहीं कंसंट्रेट नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर देखने बैठो तो आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठो। आप इवन रफ कॉपी लेकर के बैठो और रफ कॉपी पे पेन चलाते रहो। कोई मतलब नहीं है कि आपकी कुछ चीज़ें छूट गई, कोई 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 प्रॉब्लम की बात नहीं है, नो वरीज। बट आप साथ में पेन चलाते रहो, उससे क्या होता है कि आप जो भी पढ़ोगे, जो मैंने बताया है, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा रिटेन करोगे। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं और जो देखना चाहते हैं, जो फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स करना चाहते हैं सीरियसली, वो वीडियोस को पॉज करो और अभी कोई पेन या पेपर उठा लीजिए और फिर साथ में चलते हैं, साथ में करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है वेक्टर और स्केलर में हम लोग अंतर जानेंगे कि ये चैप्टर क्या होता है। मेजरमेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है? वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है, और स्केलर को बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है, वेक्टर और स्केलर होता क्या है, सदिश अदिश राशियां होती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, उसको नापने के लिए जो मापन चैप्टर है उसमें मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वस्तु है उसको नापने की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमारे वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था कि मैं तुम्हें आलू दूं, तुम मुझे गोभी दो, काम चल गया। तुम्हारे खेत में आलू है, मेरे खेत में गोभी है, एक आलू दो, एक गोभी लो। तो उसने कहा ना भाई, आपकी गोभी तो बड़ी है, मैं तुम्हें 2 आलू दूंगा। ठीक है, उस तरह से काम चल रहा था। बट फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने सोचा कि अगर ये आलू उगा सकता है तो मैं आलू क्यों नहीं उगा सकता। तो उस भाई साहब ने क्या किया कि आलू और गोभी दोनों अपने वहाँ उगाया। अगली बार वो बेचारा आलू लेकर के आया, कहा गोभी दो, तो उसने कहा गोभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तो आलू उगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम भी या तो गोभी उगाओ, क्योंकि मैं तो आपको गोभी दूंगा नहीं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जब विस्तृत रूप लेती है तो यहाँ पर एक मापन की स्थिति आती है कि ठीक है भाई, कुछ पैसे ले लो, अपनी गोभी दे दो। तो उसने कहा कितने पैसे में कितनी गोभी। ठीक है, अब मापन की जरूरत हुई। इसी तरह से कपड़े के स्थिति में, ठीक है ना, वहाँ तो किलोग्राम का काम था कि भाई गोभी जो है किलोग्राम में नापी जाए। फिर कपड़े के चीज़ में आया कि कपड़ा कैसे नापो, तो कपड़ा लंबाई से नाप रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका आया कि दूध कैसे नापो या पानी कैसे नापो, मतलब दूध ही वो लोग खरीदते रहेंगे उस टाइम में। या फिर अगर मान लीजिए कि तेल का कहीं से निष्कर्षण किया तो तेल कैसे नापो। ठीक, तो इन सब चीज़ के लिए फिर धीरे 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 चीज़ें बदलती गई। फिर तापमान कैसे नापो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 मूल मात्रक खोजे गए। और अब समझते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या है, कि कैसे चीज़ों को नापेंगे, कैसे नहीं नापेंगे, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है।
तो वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां वो होती हैं सदिश मतलब दिशा के साथ, जैसे बल, त्वरण, वेग। ठीक। अब अगर बल है तो बल के साथ दिशा बोलनी जरूरी है। जैसे आपने कहा मैं 5 किलोग्राम का बल लगा रहा हूं, सॉरी 5 किलोग्राम भार का बल लगा रहा हूं, ठीक ना, यानी कि 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि मैं कह रहा हूं सदिश होना चाहिए, यानी कि दिशा के साथ। 5 किलोग्राम का बल, ठीक है, उत्तर दिशा से 30 डिग्री पे लगा रहा हूं, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मतलब आप डायरेक्शन भी बताओ कि 5 किलोग्राम का बल उत्तर दिशा की ओर लगा रहा हूं, ठीक है। किस वस्तु पे लगा रहा हूं ये आपका मैटर है, बट किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं ये आपको बताना जरूरी है। तो सदिश राशियां वही राशियां हैं जिनमें दिशा की भी जरूरत होती है, उसके साथ साथ परिमाण की जरूरत होती है। परिमाण और परिणाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परिणाम, परिमाण, ये जो परिणाम है ये होता है रिजल्ट, ठीक, और ये परिमाण है ये होता है मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो 5 न्यूटन है ये क्या है? परिमाण है, और इसके साथ डायरेक्शन जोड़ोगे नॉर्थ के साइड या उत्तर के साइड, ठीक ना, ये नॉर्थ नहीं है, ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, ये नॉर्थ अलग लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये नॉर्थ के साइड लगाया तो डायरेक्शन आ गया। यानी कि परिमाण और डायरेक्शन जब दोनों को ले लोगे तो सदिश राशि हो जाएगी। मैं पहला लेक्चर है इसलिए धीरे लेकर के चल रहा हूं, बेसिक क्लियर करने के लिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है अदिश राशि। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें आपको बता दिए कि बल होता है, त्वरण होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है। अभी मैं सब समझाऊंगा कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और चीजें आती हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए, जैसे संवेग। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या है? एक सदिश राशि है। उसके अलावा विद्युत तीव्रता, इसी तरह चुंबकीय तीव्रता, ठीक, चुंबकीय तीव्रता, संवेग, ठीक। उसके बाद आपका कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, संवेग यानी कि मोमेंटम। उसके बाद फिर आता है विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक, और मैग्नेटिक। तो अब आते हैं अदिश राशियों पर। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, दिशा नहीं चाहिए। अदिश मतलब दिशा के बिना, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, गति, दूरी, गति मतलब चाल, ठीक है ना, आयतन, समय इत्यादि, ठीक। तो घनत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो राशियां हैं ये अदिश राशियां हैं, यानी कि द्रव्यमान, किसी का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने न्यूटन बोला था बल की स्थिति में, यहां मैं बोल रहा हूं 5 किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम है, इसमें नीचे ऊपर डायरेक्शन, ठीक है, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा का कोई काम नहीं है, बस 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम है। चाहे आप यहां अर्थ पे 5 किलोग्राम मानो या फिर मून पे 5 किलोग्राम मानो या स्पेस में 5 किलोग्राम मानो, वो 5 किलोग्राम है तो वो हमेशा 5 किलोग्राम रहेगा, ठीक है ना। दैट इज द्रव्यमान। इसको हम लोग नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं बीम बैलेंस से, भौतिक तुला से। अभी बताता हूं। फिर गति, गति मतलब जैसे वेग जो होता है उसके साथ डायरेक्शन हो आवश्यक है। जैसे कि पप्पू अपनी मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर दिशा की ओर चला रहा था, ये होता है वेग, दैट मीन्स वेलोसिटी। ये जो वेग लिखा है दैट मीन्स वेलोसिटी। जबकि गति क्या है? स्पीड या चाल क्या है? स्पीड। पप्पू अपनी मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा था, कोई जरूरत नहीं है पप्पू किस डायरेक्शन में चला रहा था, ठीक है ना। वेग की जरूरत पड़ती है जब हम सर्कुलर पाथ पर गति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार पाथ है
तो आप देखोगे कि अगर यहाँ 30 किलोमीटर से चलाएगा, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ वेस्ट की ओर होगी, यानी कि पश्चिम की ओर होगी। जब यहाँ चलाएगा तो दक्षिण पश्चिम होगी, यहाँ चलाएगा तो दक्षिण होगी, यहाँ चलाएगा तो उत्तर दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण कुछ भी कह लीजिए। यहाँ चलाएगा, सॉरी पूरब दक्षिण पूरब, यहाँ चलाएगा तो पूरब की ओर होगी, यहाँ चलाएगा तो उत्तर की ओर होगी। ठीक, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मौत का कुआं टाइप। ठीक ना, मौत के कुएं में क्या होगा, चाल नहीं होगा, हमेशा वेग होगा, क्योंकि उसका हमेशा परिवर्तन कर रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन परिवर्तित कर रही है। अगर वो कांस्टेंट गति हो भी, इस वेग में अगर कांस्टेंट गति हो भी, तो भी वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन यानी कि दिशा उसकी बदल रही है, तो यहाँ हमेशा वेग का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ कभी कभार किसी ना किसी एग्जाम में 1 मार्क्स का ये पूछ लेता है, या फिर कहीं मैच द फॉलोइंग में 4-5 चीज़ें देगा, उसमें से एक अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ भी मैच करने के लिए पूछ लेता है। अब इससे संबंधित 3 कंसेप्ट आते हैं आगे चलने पर कि कैसे नापा जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि किलोग्राम, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई ग्राम में भी नाप सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई फुट पाउंड में भी नाप सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग चीज़ें आती हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या माध्यम है नापने के। ठीक है ना, अब मात्रक और वो भी समझ लीजिए, मान। जैसे मान क्या था, मैंने बोला, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए। चलिए, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम हो गया, तो इसको बोलते हैं यूनिट, मात्रक, और ये क्या है, संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब आते हैं कि किस तरह से नापा जाता है। तो MKS एक टाइप है, CGS एक टाइप है, और SI एक टाइप है। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये क्या है, MKS, CGS और ये क्या वैल्यू करता है। MKS मतलब होता है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये MKS पद्धति है। ठीक, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक, और SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। SI को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें आपका अलग अलग चीज चलती है, जिसमें 7 आपके मूल मात्रक आएंगे और फिर बाकी डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो SI के हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजें लेकर के चलते हैं। जैसे आपका लंबाई के लिए मीटर, ये मैं अभी इसको पूरा लिखवा दूंगा। ठीक, बस जान जाइए। मतलब द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ये ध्यान रखिएगा केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, जिन लोगों ने 12th में मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो मोल और मोल का कंसेप्ट जानते होंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है कैंडला। ठीक है ना, ये 7 मूल मात्रक होते हैं, और रेडियन और स्टेरेडियन ये पूरक मात्रक होते हैं। रेडियन होता है कोण के लिए, स्टेरेडियन होता है घन कोण के लिए यानी कि सॉलिड एंगल के लिए। ठीक, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो देखिए जरूरत क्या पड़ती है। MKS पद्धति पहली एक पद्धति आई जिसमें कहा गया कि हम लोग मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापेंगे किसी भी चीज़ को, दैट विल बी मोर ईजियर, तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा नापना। लेकिन फिर CGS पद्धति आई, उन्होंने कहा कि नहीं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में नापिए, हर चीज़ को सेंटीमीटर में नापिए, हर चीज़ को ग्राम में, और बाकी सेकंड तो सेकंड में ही नाप रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है। फिर एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल बोला गया। इसमें कहा गया कि कुल जो मात्रक होंगे वो 7 मात्रक होंगे।
ठीक है ना। 7 मात्रक मतलब कि इन्हें मूल मात्रक कहा जाएगा। 7 मात्रक जो होंगे उन्हें मूल मात्रक कहा जाएगा। इन मूल मात्रकों को हम अभी बता दिया हूं, लेकिन फिर से एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मूल मात्रक क्या है, एमकेएस और सीजीएस आप लोग देख लीजिएगा क्या पद्धति है। मैं जितना बता दिया उतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई में क्या क्या देखेंगे। मैंने कहा कि लंबाई नापने के लिए आपका मीटर यूज किया जाएगा, द्रव्यमान नापने के लिए आपका किलोग्राम यूज किया जाएगा, कि ग्राम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर केजी लिख दे रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद मैंने कहा कि समय जो नाप रहे थे उनको आप सेकंड में नापो, ठीक है ना, एस में नापो। उसके बाद आप तापमान नाप रहे हो तो इसको आप नापो केल्विन में, ठीक है ना, के में। विद्युत धारा नापो एम्पियर में, ए में, ठीक। पदार्थ की मात्रा मोल में नापो, एम में, ठीक है ना, मोल में। उसके बाद आपका कहता है ज्योति तीव्रता 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तीव्रता कैंडला में नापो सीडी में, ठीक। तो ये आपके मूल मात्रक है। मूल मात्रक मतलब यही जो है बेसिक मात्रक है, ठीक है ना। मात्रक मतलब मात्रक है, ठीक है ना। इसके बाद 2 पूरक मात्रक आते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है तो इसका जो कोण नापते हो ये, इसको बोलते हैं रेडियन में नापेंगे, ठीक। RAD लिखते हैं, सिंबल में C लिखते हैं, ठीक ना, छोटा सा, मतलब ये दोनों अलग है, C अलग सिंबल है। और घन कोण मान लीजिए कि यही कोई गोला हो, मतलब एक तरबूजा समझ लीजिए, तरबूजा। ये अगर ये तरबूजा है तब जब उसमें ऐसे एंगल नापोगे, ठीक है ना, तरबूजे में अगर ऐसा कोई फांक बना के नापते हो तो उसको स्टेरेडियन में नापते हैं, ठीक ना, SR से दिखाते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक है, सॉरी व्युत्पन्न नहीं, ये पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री, ठीक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अब इन 7 मात्रकों को मिला करके, ठीक ना, जो भी मात्रक क्रिएट किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए न्यूटन, न्यूटन क्या है, इन 7 मात्रकों में कहीं हमने न्यूटन तो नहीं पढ़ा। तो न्यूटन क्या है कि फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स बराबर होता है MA। तो यहां पर आप लिखेंगे किलोग्राम और A में लिखेंगे, मतलब A एक्सेलरेशन है, ठीक। तो एक्सेलरेशन के लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन तीनों को मिला करके, यानी कि मीटर, सेकंड को और किलोग्राम को, इन तीनों को मिला के न्यूटन एक यूनिट आई, जिसको हम लोग डेराइव्ड या व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा समझ लिया हमने। आगे क्या है, अब लेंथ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अब केवल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग चीज़ें लेकर के चलेंगे, लेंथ के ऊपर फोकस करते हैं। तो लेंथ में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जिस तरह की लेंथ नापोगे उस तरह की यूनिट आएगी। जैसे आता है एक फर्मी। फर्मी क्या होता है, फर्मी का यूज़ किया जाता है 10⁻15 मीटर होता है, 10 के घात -15 मीटर, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म। इससे क्या नापेंगे, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों से नाभिक नापेंगे। नाभिक क्या होता है, कोई भी एटम है, परमाणु, मैं काफ़ी बड़ा बना दिया हूँ, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो परमाणु का अगर नाभिक नापेंगे, उसके अंदर में जो नाभिक होता है, तो इसको नापने के लिए फर्मी का यूज़ किया जाता है। पिकोमीटर, पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻12 मीटर। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 के घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। A के पावर 0 की तरह से दिखाते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। पिकोमीटर, ठीक। नैनोमीटर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज है इसका इस समय, 10 के घात -9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नैनोमीटर आप देख ही रहे होंगे, नैनो मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन 660, कार्बन के अन्य एक नैनो ट्यूब्स बन रही हैं, ठीक है। ग्रेफीन एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि नैनो लेवल पे जाके 10⁻9 लेवल पे जा करके उसको एक विश्लेषण किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। माइक्रो क्या होता है, 10 के घात -6, मतलब अत्यंत सूक्ष्म। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मतलब 10 के घात -6 का मतलब हुआ 0.0000006 ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, बस 10⁻6 जानिए, जीरो में मत घुसिए। तो इसको बोलेंगे आपका माइक्रो। माइक्रो को म्यू एक सिंबल है,
इससे दिखाया जाता है माइक्रोमीटर। फिर आता है लाइट ईयर। देखिए ये लाइट ईयर के ऊपर बहुत बार पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है। लाइट ईयर को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश के साथ एक वर्ष लगाया हुआ है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करता है, जितनी दूरी चलता है, वही प्रकाश वर्ष होता है। तो एक वर्ष को कैसे निकालेंगे भाई? जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? लगभग 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। अब इसमें एक वर्ष में यानी कि 365 दिन में, अब 365 दिन को बदल लेंगे आप, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 365 दिन तो 365। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। अब इन सब का गुणा करोगे तो आपका आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है ना, इसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू आपकी आती है 9.467 × 10⁻15 मीटर। ठीक है ना, 9.467 10⁻15 इतनी आती है एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू। निकालना कैसे मैंने बता दिया कि प्रकाश की चाल लिखिए, वो 2.99 भी कहीं दिया होगा 10⁸, लगभग उसको 3 मान लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 365, गुणे करिए 24 का, गुणा करिए 60 का, गुणा करिए 60 का। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी जाता है वो प्रकाश वर्ष जो है कहलाता है। और ये किसकी यूनिट है? मैंने बार बार बताया, ये लेंथ की यूनिट है, ये किसी लंबाई की यूनिट है। ठीक ना, ये चाल नहीं है, ये लंबाई है। तो ये किस में आएगा? मीटर में आएगा, यानी कि 9.467 × 10⁻15 मीटर। अगला आता है एक एयू। एयू क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक। आप इसको इंग्लिश में याद रखिए, बहुत ही ईजी है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1.496 या 495 × 10⁻11 मीटर। तो इसको आप ऐसे भी याद सकते हैं 1.5 × 10⁻11। जब ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं तो उसको सीधे कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये होती है। सबसे बड़ी जो दूरी होती है उसको पारसेक में नापते हैं। ये खगोलीय दूरी को पारसेक में नापा जाता है। मतलब कि खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है, लेकिन दो ग्रहों के बीच की दूरी या सबसे बड़ी दूरी इस तरह से कह लीजिए तो पारसेक में नापा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको अगले किसी और तरह से देखें तो होता है 3.083 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर। ये भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं इस पूरे लेक्चर के अंत में, पहला लेक्चर है तो मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1-2 लेक्चर्स के बाद फिर मैं रिवाइज कराना बंद कर दूंगा। अब आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगला आता है, यानी कि मापन किससे किया जाए? इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है ना, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा जाता है, जो भी मापन उपकरण है उनके बारे में। ठीक, चलिए तो मापन उपकरण के बारे में जानते हैं क्या क्या है। पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या होता है? जैसे ऊंचाई नापने के काम में आएगा। ठीक है ना, ये बेसिकली अल्टीट्यूड से बना है। ये जो शब्द है अल्टीट्यूड, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। अल्टीट्यूड से बना, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई नापने के काम में आएगा। जैसे ज़्यादा ऊंचा चीज़ नापिए, विमान उड़ रहा है उसको नाप लीजिए। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आसमान में है और आपको अगर उसकी ऊंचाई नापनी है तो अल्टीट्यूड से, अल्टीमीटर से नापा जा सकता है। अगला आ रहा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से जो है आपका नापा जाता है वायु की गति। ठीक ना, स्पीड ऑफ एयर। एनीमोमीटर वो उपकरण है जिससे वायु की गति नापी जाती है, और कभी कभी ये वायु की शक्ति भी नापने का काम करता है। परंतु वायु की गति एनीमोमीटर हमेशा इसीलिए यूज करते हैं, कभी कभार आपका शक्ति भी नापने का इससे काम लिया जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनीमोमीटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है
ये दाब नापने का बैरोमीटर, ठीक। बैरोमीटर जो है दाब नापता है, किसका दाब नापता है? वायु का। तो वायु दाब नापने के लिए आपका क्या यूज़ करते हैं? वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोलोमीटर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलोमीटर जो है, बोलोमीटर, बोलो मत, ठीक है ना। तो जो बोलोमीटर होता है ये आपका नापता है ऊष्मीय विकिरण, ठीक। यानी कि मान लीजिए जो भी विकिरण यानी कि रेडिएशन किसी बॉडी से निकल रहा है, ठीक ना, हीटेड बॉडी से जिसका टेम्परेचर अधिक है, उसको नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है क्रायोमीटर। क्रायोजेनिक इंजन आपने पढ़ा होगा, कर रहा है, देखिए मैं बोलते टाइम लिख नहीं पाता उतना अच्छा। क्रायोमीटर, ठीक। तो क्रायोमीटर जो है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं, जब भी प्लेन आपका आसमान में चलता है तो क्रायोजेनिक फ्यूल्स बनाए गए हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए गए हैं, जो एक्चुअली ऊपर जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, आप ओजोन लेयर में पहुंचोगे, ठीक है ना। ETMST टोटल होता है, मतलब ट्रोपोस्फीयर हो गया, ETMST टोटल होता है, ETMST, ठीक ना। ये ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मीसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। तो ये 5 जो घटक हैं, ठीक ना, पांचों, मतलब ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक ना, थर्मोस्फीयर मतलब जो भी आप इसको बोले, ठीक ना, ताप मंडल, और फिर एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। तो ये जो पांचों हैं, जब इसमें आप यहाँ से ऊपर जाना शुरू करोगे तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई प्लेन उड़ रहा है तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, तो उसके लिए क्रायोजेनिक आता है। तो यानी कि क्रायोमीटर जो होगा वो क्या नापेगा? क्रायोमीटर हमेशा कुछ मतलब ऐसा समझ लीजिए कि निम्न ताप को नापने का कार्य करेगा, निम्न ताप को नापने का कार्य करेगा, ठीक ना, क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है तो लोअर टेम्परेचर में ही क्रायोमीटर वर्क करेगी, ठीक ना। जो भी क्रायोजेनिक्स या क्रायो से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कम तापमान पर ही कार्य करती है। फिर आता है आपका फैदोमीटर। फैदोमीटर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। SSC जो मैंने दिया था उसमें पूछा जाता था हमेशा फैदोमीटर के बारे में। इसके अलावा UPPCS में भी मैच द फॉलोइंग में फैदोमीटर पूछा गया है। ये समुद्र की गहराई नापता है। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई नापता है। अब समुद्र का मतलब ये नहीं कि किसी और चीज़ की गहराई नहीं नाप सकते, आप बिल्कुल नदी की भी गहराई नाप सकते हैं, ठीक। आता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पौधों में जो वृद्धि होती है, ठीक ना, पौधे भी जो है वृद्धि कर रहे हैं, तो किससे नापेंगे? आपका क्रेस्कोग्राफ से नापेंगे। पौधे, एक सेकंड, पौधे की वृद्धि दर्शाने वाला, ठीक। GM काउंटर क्या होता है? गीगर मूलर काउंटर। ये आपका नापता है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी, ठीक। स्फाइग्मो, 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 स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो मैंने बताया था कि मैनोमीटर क्या नापता है? मैनोमीटर जो है दाब नापता है। किसका दाब नापता है? द्रव का दाब नापता है, ठीक ना। द्रव का दाब नापने के लिए मैनोमीटर को यूज करते हैं। स्फाइग्मो क्या है? स्फाइग्मो मैनोमीटर को रक्तचाप नापने के लिए यूज करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक ना। ब्लड क्या है? एक द्रव ही तो है ब्लड, ठीक ना। स्टेट ऑफ मैटर में इसको अगर रखा जाए तो एक फ्लूइड है ना, द्रव, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पाइग्मो मैनोमीटर। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं कहीं भी, वो बिल्कुल आप यूज़ करिए, मतलब उसको रटिए, देखिए। जैसे ओडोमीटर होता है, पहिया है आपका, ठीक ना, जो चलाते हैं, ओडोमीटर लगा होता है, तो आपकी स्पीड नापने का काम कर देगा, व्हील का टाइम नाप देगा, ठीक है ना। पायरोमीटर हो गया। पायरोमीटर मतलब जैसे उच्च तापमान, सूर्य का तापमान जो है पायरोमीटर से नाप सकते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से बहुत सारे मीटर्स हैं, ठीक। तो आप उस तरह से चीज़ें देख लीजिए, और जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला। अब यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाया जाता है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। डायमेंशन फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा, डायमेंशन सूत्र कहते होंगे, आइडिया नहीं है मुझे थोड़ा, ठीक है ना। आइडिया क्यों नहीं है, मैं भी खुद भी हिंदी मीडियम से था, बट अभी डायमेंशन फार्मूला का इतना यूज़ हो चुका है लाइफ में कि डायमेंशन फार्मूला ज़्यादा आसान है।
ठीक ना, विमीय सूत्र बोलते थे शायद, ठीक ना, विमीय सूत्र। ठीक, तो विमीय सूत्र कैसे बनते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है वो बिल्कुल पेशेंस रखिए, अभी मैं पूरा सिखा दूंगा आपको होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा न्यूटन, इसी से देखिए एक एग्जाम्पल होगा जो आपको पूरी तरह समझा देगा। न्यूटन को मैंने बोला किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। ठीक है, ये जो बल का मात्रक है बनता कैसे है, दिखाया जाता है न्यूटन से। बनता कैसे है, एम ए से। एम, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय ए। एम का क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। त्वरण को क्या बोलते हैं, त्वरण को बोलते हैं वेग बटा समय। समझने के लिए बस मैं लिख रहा हूं, ठीक ना, मैं उसको dv बाई डी टी नहीं लिख रहा हूं, ज़्यादा टफ हो जाएगा, बस dv बाई डी टी भी लिखते हैं, और द्रव्यमान को लिखते हैं मास। ठीक, तो अब ऐसे समझिए कि जो मैंने आपको बताए थे 7 मूल मात्रक, उसमें द्रव्यमान को m से दिखाया जाता है, कैपिटल M से, इस ब्रैकेट में। उसके अलावा समय को t से दिखाया जाता है, और लंबाई को l से दिखाया जाता है। बस इतना समझिए, इससे आपका काम चल जाएगा। तो अब हमने द्रव्यमान को m से दिखा दिया। ठीक, वेग क्या होता है, वेग या होता है दूरी बटा समय, और उसके बटा समय, यही ना। वेग को मैंने दूरी बटा समय लिख दिया ऊपर, और समय का नीचे समय, और गुणे m। अब दूरी को किस में नापेंगे, दूरी को हम लोग नापेंगे l में, समय को नापेंगे भागा t में, ये नीचे चला जाएगा इसके साथ, और फिर ये वाला समय t। कुल मिला के हम लोग लिखेंगे ml बटा t के घात 2। ये t का गुणा हो जाएगा, तो t के ऊपर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार t आया है तो दोनों का गुणा हो रहा है। अब इस t को जब ऊपर करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है mlt, और ये 2 जो प्लस में है, यहाँ पर ऋण नहीं लगा है, यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ऋण में लगा देंगे। ठीक, एक ये होता है कि m को अलग, l को अलग, और t को अलग लिख दिया जाए, यानी कि mlt माइनस 2। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दीजिए mlt माइनस 2। तो जो आपका न्यूटन था उसको हमने किस में बदल दिया, mlt माइनस 2 में। तो इसी को बोलते हैं विमीय सूत्र निकालना या विमीय सूत्र में बदलना। ठीक है ना। अब इस तरह से कोई भी राशि दी हुई हो, ठीक ना, कोई भी राशि आप उसको बदल सकते हैं। ठीक, तो इस पर संबंधित जो है एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप बदल नहीं पाएंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का हमने निकाला mlt माइनस 2, विस्थापन का होता है l, क्योंकि मीटर में ही तो विस्थापन नापा जाएगा, तो बस ये l जो है इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ml2t माइनस 2। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने और बता दिया। अब इस पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हों, आप प्रीवियस ईयर पेपर से देख लीजिए कि क्या क्या पूछा गया है, उस प्रकार से इसका परिवर्तन कर लीजिए। ये एक बेसिक था, बेसिक के बाद बाकी कुछ भी करना आपका काम है। आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, देखते हैं क्या होता है। स्पीड मैंने बताया कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है ना। और वेलोसिटी क्या है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्टवर्ड, पूर्व दिशा में। ठीक ना, मैप में इस दिशा पूर्व दिखाई जाती है, दिशा उत्तर। ठीक, तो ये पूर्व दिशा में जा रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर हो गया क्या, कि इसके साथ वेलोसिटी के साथ, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं, दिशा का होना जरूरी है, और स्पीड के साथ दिशा का होना जरूरी नहीं है, यानी कि चाल के साथ दिशा होना जरूरी नहीं है। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सेम यही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी। समझिए, एक सर्कल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, तो कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से ए व्यक्ति जो है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है,
और वो चलते 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 जो है यहाँ पहुँच गया। तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी, दूरी क्या होगी, ये पूरी चीज़ें जो है रस्सी से नाप लीजिए। मान लीजिए आता है 3 मीटर, ठीक, या मैं इसको लॉजिकल टर्म में बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, मान लीजिए कि इसके परिधि पर ही चल रहा है ये नगण्य, एक सेकंड और थोड़ा स्पष्ट मैं कर दूँ, ठीक है, ये बिल्कुल इसके परिधि पर ही चलना शुरू कर रहा है, बिल्कुल इसके परिधि पर ही चलना शुरू कर रहा है और यहां पर आ गया, ठीक। तो ये इसके बिल्कुल परिधि पर चलना शुरू कर रहा है, मतलब कि एकदम जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसी पर चल रहा है। और ये कुल दूरी मान लीजिए चल लिया 2 पाई आर, ठीक ना, 2 पाई आर दूरी चलता है। आर क्या है, आर जो है इसकी त्रिज्या है, और 2 पाई आर किसी परिधि का फार्मूला होता है, मतलब परिधि की टोटल लंबाई होती है। तो इसने ए ने कितना चला, 2 पाई आर चला। अब बी जो है वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, जहां पर ए है, यहीं पर बी बैठता है और चलना शुरू करता है, ठीक है ना, ये भी चलना शुरू करता है, लेकिन ये यहां से चलना शुरू करता है और यहां जाकर के रुक जाता है, ठीक। तो अगर विस्थापन निकालेंगे, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, विस्थापन निकालेंगे तो आप मिनिमम दूरी देखते हैं, क्या देखते हैं, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहां से यहां को सीधे नाप लेंगे, ठीक। तो अगर ये आर है केंद्र से इसकी दूरी, तो ये भी आर होगी, ये ऊपर वाली, और इस केंद्र से यहाँ की दूरी भी आर होगी, तो आप कहेंगे 2r चला। तो आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि जो विस्थापन है वो दूरी से कम आ रहा है, वो डायरेक्ट नापा जा रहा है, ठीक। अब इन दोनों में एक अंतर और आता है जो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मान लीजिए जिस तरह इसने 2 पाई आर चला, इस पूरी परिधि पर चला, और ये केवल आधी दूरी गया। अगर ये आधी दूरी और मन बना ले कि मैं और आधी दूरी चलूंगा, और फिर ये उसी बिंदु पर पहुंच जाए, तो विस्थापन क्या होता है, मैंने कहा न्यूनतम दूरी। तो ये क्लेम करेगा कि मैं शून्य चला, क्यों, क्योंकि मैं जहां चला वहीं पहुंच गया। तो यानी कि विस्थापन शून्य हो सकता है, क्या दूरी कभी शून्य हो सकती है, नहीं। तो ये कुछ मोटी मोटा इनके बीच का डिफरेंस है कि ये एक सदिश राशि है, दिशा की जरूरत होती है, इसीलिए जब दिशा की जरूरत हुई तो इसी कारण जब वो आधा चला और फिर आधा चला और उसी बिंदु पर पहुंच गया, तो केवल दिशा के खेल के नाते इसने कहा कि न्यूनतम दूरी मैं काउंट करूंगा, और वो शून्य हो गया। और जबकि डिस्टेंस क्या है, जितनी दूरी, मतलब जितना भी ट्रेवलिंग किया उस सबको जोड़ दोगे तो दूरी आ जाएगी। चलिए एक चीज और देखते हैं इस लेक्चर में, अगला है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी है और ये अपने ही अक्ष के परिता, जैसे मान लीजिए ये उसका अक्ष है, ठीक ना, इसके परिता क्या कर रही है, घूम रही है। इसके परिता क्या कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक ना। जैसे आप खड़े हो जाओ कहीं पर, ठीक ठीक, और अपनी ही जगह पर, अपने अक्ष पर, आपका जो अक्ष है उस पर घूमना शुरू कर दो, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, रोटेशन या घूर्णन। ये कहलाता है घूर्णन, किसी का अपने स्थान पर घूमना। रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन ये है कि ये मान लीजिए आपका है सन, ओरिजिनल वाला सन है, चाइना वाला नहीं है, ठीक है ना, और ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी जो इनके चारों ओर घूमेगी, ये होगा परिक्रमण, ठीक ना। ये क्या होगा, परिक्रमण या रिवोल्यूशन। ये रिवॉल्व कर रही है, इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, ठीक ना, ये रिवोल्यूशन हो गया। तो पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है। जो घूर्णन करती है, जो रोटेट करती है, उसके नाते दिन रात होता है, ठीक ना। 24 घंटे में चूंकि घूम जाती है, 24 घंटे 6 मिनट शायद और होता है, ठीक। 24 घंटे 6 मिनट में ये पूरा घूम जाती है, तो दिन रात होता है। और परिक्रमण क्या है, एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। इसके कारण जो है ऋतुएं बदलती हैं,
ठीक ना। जो भी सीजन्स आते हैं, मौसम जो बदल रहे हैं, वो किसके कारण बदल रहे हैं? परिक्रमण के कारण बदल रहे हैं। ऑसिलेशन क्या होता है? इन दोनों से हट के एक ऑसिलेशन भी एक चीज़ होती है तो इसी का पार्ट, लेकिन आप ऑसिलेशन समझो क्या होता है। जिसके संबंध में समझना है वो समझो कि मान लीजिए कोई बॉब है और वो एक निश्चित पथ को फॉलो कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक ना। दोलन, ठीक, यही दोलन गति है या ऑसिलेशन है। ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा कई सारी वॉचेज आती हैं जिसमें ये ऑसिलेट करता रहता है। तो ये बेसिक चीज़ें इसलिए जाननी थी क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें जो है आपका विस्थापन जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना। विस्थापन जो होता है डी, वो अनुक्रमानुपाती होता है आपका निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक, बस इतना जान जाइए कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस पोजीशन से ये जो मैक्सिमम दूरी यहाँ तक जा रहा है, ये जो मैक्सिमम दूरी यहाँ तक जा रहा है, जितना भी दूर यहाँ से जाता है उसको बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि कुल मिला करके 5 से 8 लेक्चर्स के बीच में मैं फिजिक्स के लूँगा और उसमें आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स की चीज़ें हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम 10 लेक्चर तक जाना चाहिए, दोनों मिला करके 15 लेक्चर, उससे अधिक नहीं जाएगा। और जिन्होंने भी बेसिक से नहीं पढ़ी है, आपके जिन भी फ्रेंड्स को आपको लगता है कि जिन फ्रेंड्स ने बेसिक से नहीं पढ़ी है फिजिक्स, या फिर 10+2 में उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इत्यादि नहीं रहा, इवन उन्होंने 10th में नहीं ढंग से पढ़ा, आप उनको बिल्कुल ये लेक्चर शेयर करिए उनके साथ। और मैं आशा करता हूं कि मैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको मैं जो है दूर करने की अपने ओर से कोशिश करूंगा। अनेक शुभकामनाओं के साथ जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दीजिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, अगर कुछ गलती होती है तो उसमें भी कमेंट करिए, बिल्कुल उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और फिर एक्चुअली होता क्या है कि जब बोलते समय इतना फ्लुएंसी रहती है कि बोलना भी है, लिखना भी है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, तो कभी ना कभी कुछ गलतियां, ह्यूमन एरर हो जाती हैं, मानवीय भूल और मानवीय गलतियां। तो आशा करता हूँ आपको सबको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल आज तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।